नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। भागलपुर बिहार में देश की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनने जा रही है और ये गैंजेटिक डॉल्फिन से संबंधित है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, उसकी कौन कौन सी स्पीशीज हैं भारत में, क्या उसको थ्रेट हैं और इसके कंजर्वेशन के लिए सरकार के द्वारा क्या एफर्ट्स किए गए हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगी और पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली आईएएस एग्जाम यानी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और ये कोर्स आपको मिलेगा हमारी ऐप पर। तो स्टडी आईक्यू ऐप इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो इस जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी स्मार्ट कोर्स पर इस वक्त ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, तो नाम से बिल्कुल सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आप डॉल्फिन्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। और ये बन रही है बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज नाम के शहर के पास। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आइए एक बार मैप में भी आपको दिखा देता हूं। भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी बहती है, आप सभी को यह बात ध्यान होगी। तो गंगा नदी भागलपुर जिले से होकर बहती है और इसी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानगंज। तो ये जो सुल्तानगंज नाम का शहर है, इसके यहां पर एक ब्रिज बन रहा है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी ब्रिज के ऊपर ये ऑब्जर्वेटरी बनने वाली है। ये ब्रिज कहलाता है सुल्तानगंज अगौनी घाट ब्रिज। गंगा नदी का ये हिस्सा सुल्तानगंज से कहलगांव तक, ये हिस्सा जो है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये एक रिवराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इसी निर्माणाधीन ब्रिज के ऊपर बनेगी। इस ब्रिज के कुछ पिलर्स होंगे, उसमें से एक पिलर पर ये ऑब्जर्वेटरी होगी जो 4 मंजिला है, 40 फीट उसकी ऊंचाई होगी। और इस ऑब्जर्वेटरी में जितने भी दीवारें हैं वो सभी ट्रांसपेरेंट होगी ताकि लोग आसानी से डॉल्फिन्स को नदी में देख सकें। ऑब्जर्वेटरी किस प्रकार की होगी इसको समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। पिछले साल अमेरिका के मेन राज्य में एक ब्रिज बनाया गया और इस ब्रिज के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। तो कुछ इसी प्रकार की ऑब्जर्वेटरी यहां पर भी बनेगी। तो देखिए, आमतौर पर इस तरह की ऑब्जर्वेटरीज ऊंची बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर पर होती है, जैसे बुर्ज खलीफा या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इन सभी के टॉप फ्लोर पर जाओ और दूरबीन लगा के आप देख सकते हो आसपास के क्षेत्र की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अब ऐसा एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो ब्रिजेस होते हैं उनके टावर्स में आप ऑब्जर्वेटरी बनाएं ताकि लोग इसमें जाकर आसपास का प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं। नदी, जंगल, पहाड़ जो भी आसपास दिखता है उसे देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो ये एक नया तरीके का टूरिज्म ट्रेंड है और इसमें ये तो देखिए अब काफी हाइट पे है, लेकिन अगर ये थोड़ा नीचे हो तो आप आराम से नदी के अंदर अगर कोई डॉल्फिन्स या मछलियां हैं उन्हें भी देख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। आपको बस एग्जांपल देने के लिए मैंने ये बताया है। एग्जैक्टली ऐसा ब्रिज नहीं बनेगा। डिजाइन कैसी होगी, रूपरेखा इसकी डिजाइन जो है वो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जब अगले साल तक बनेगा तो हमें मालूम चली जाएगा। इस ऑब्जर्वेटरी का डिजाइन ऐसा है कि इसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर जब नदी में या फिर समुद्र में टूरिज्म होता है तो कहीं ना कहीं बोट के इंजन के कारण भी पॉल्यूशन होता है, वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट होती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि बोट्स में बिठाकर डॉल्फिन्स को नहीं दिखाएंगे लोगों को। आप ऑब्जर्वेटरी पे जाइए, डॉल्फिन से दूर आराम से उन्हें देख सकते हैं। तो इससे डॉल्फिन्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। पहली बात, डॉल्फिन एक मछली नहीं होती है, डॉल्फिन एक मैमल है। तो इसका क्लासिफिकेशन मछलियों के साथ नहीं किया जाता है, लेकिन ये रहती पानी में, इसीलिए हम इसको डॉल्फिन मछली भी कह सकते हैं। तो नाम से आपको मालूम चल गया होगा, गैंजेटिक डॉल्फिन यानी गंगा नदी में रहती है। इसका साइंटिफिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका और इसी का एक और वेरिएंट है जो इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है, उसे कहते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन, प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका माइनर। तो इनमें ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ छोटे मोटे फर्क हैं, इसीलिए आप नाम से ही देख सकते हैं। माइनर इसका नाम रख दिया सब स्पीशीज का। तो इनकी जो एरिया है जहां ये पाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों में और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। तो मेजर जो इसका एरिया है वो यही वाला है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके अलावा इंडस नदी जो है पाकिस्तान में, वहां पर गैंजेटिक डॉल्फिन की ये सब स्पीशीज यानी इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में इंडस डॉल्फिन केवल एक नदी में हमें देखने को मिलती है, वो है ब्यास नदी। अल्टीमेटली ब्यास नदी भी इंडस नदी में जाकर मिल जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे ब्यास नदी में इसकी साइटिंग्स बहुत कम हो चुकी हैं। गैंजेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। 2009 में इसे ये दर्जा दिया गया था। और पाकिस्तान में भी जो इंडस डॉल्फिन है वो नेशनल मैमल है, नेशनल एनिमल नहीं है। क्या आप लोगों को पता है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? अगर पता है तो कमेंट में बताइए मुझे।
क्योंकि ये डॉल्फिन एक मैमल है तो इसमें पानी में सांस लेने की कैपेसिटी नहीं है। ये सांस लेने के लिए कुछ अंतराल पर सरफेस पर आती है, सरफेस पर सांस लेती है और फिर से पानी के अंदर चली जाती है। इसीलिए इसको साइट किया जा सकता है क्योंकि 5 या 4 मिनट में ये ऊपर आती रहती है। और ऐसा माना जाता है कि ये प्रैक्टिकली ब्लाइंड है गैंजेटिक डॉल्फिन, इन्हें नजर नहीं आता है। इनफैक्ट आप इनकी आंखें भी देखेंगे तो बहुत ही छोटी आंखें हैं, तो पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं है। इन्हें थोड़ा सा लाइट का अंदाजा लग जाता है कि लाइट है या नहीं, बट हाँ ये देख नहीं सकती है इन द नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग जैसा हम देखते हैं। तो इसीलिए ये शिकार करने के लिए इको लोकेशन की मदद करती है। बेसिकली इनके अंदर एक सोनार होता है, जो सोनार की वेव्स जाती हैं टकराकर वापस आती हैं, उससे इन्हें मालूम चलता है कि कितनी दूरी पर छोटी मछली है जिसे इसका खाना बनना है। तो ये इको लोकेशन जो है ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अभी आगे बताता हूं क्यों। ये डॉल्फिन्स थोड़े से गहरे पानी में रहना प्रेफर करती हैं। 5 से 8 फीट मिनिमम डेप्थ पर ये पाई जाती हैं क्योंकि वहां पर मछलियां भी आराम से मिल जाती हैं। और ये ऐसे एरिया में रहती हैं नदी के जहां पर करंट यानी कि नदी का बहाव ज्यादा तेज ना हो। वरना क्या होता है कि आपको बहाव के अगेंस्ट तैरना है तो ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए ये ऐसे एरिया में ज्यादा पाई जाती है जहां पानी शांत होता है, जहां तेज करंट नहीं है, वहां इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, अगर आसपास कोई बोट है या फिर इन्हें लगता है कि कोई खतरा है तो फिर ये थोड़े और डीप वाटर में या फिर करंट वाले एरिया में भी जा सकती है। और आमतौर पर ये शिकार करने के लिए नदी के किनारों पर आती है और वापस चली जाती है। तो ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, यानी कि इसको खतरा है, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। और डेफिनेटली 1982 में जहां इसकी पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाया गया था लगभग 6,500 गंगा नदी में और उसकी सहायक नदियों में, वहां पर 2019 के आसपास ये माना जा रहा है कि इनकी ओवरऑल गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में संख्या 3,000 के या 3,500 के आसपास बची है। बिहार स्टेट ने एक सर्वे करवाया था और उसमें 1548 डॉल्फिन्स 2019 में काउंट करी गई थी इन गंगा, गंडक, कोशी एंड महानंदा रिवर्स। तो ये बेसिकली बिहार और उसके आसपास के क्षेत्र में ही हुआ था। इट वॉज नॉट कवरिंग दी एंटायर गंगा रिवर। आज से 150 साल पहले तक ये डॉल्फिन्स पूरे गंगा नदी में देखने को मिलती थी। तो चाहे ऋषिकेश हरिद्वार वाला एरिया हो, यानी कि जो बिल्कुल तराई वाला रीजन है, वहां से लेकर बिल्कुल बंगाल में जो डेल्टा एरियाज है वहां तक ये रिवर डॉल्फिन देखने को मिल जाती थी। लेकिन अब ये केवल उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ सीमित एरिया में सिमट कर रह गई है। देयर आर पॉकेट्स जहां पर ये डॉल्फिन्स आज हमें देखने को मिलती हैं। और इन्हीं में से एक पॉकेट है बिहार के भागलपुर जिले में। तो गंगा नदी का जो ये वाला स्ट्रेच है भागलपुर जिले में, इसे 1991 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था ताकि डॉल्फिन की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा सके। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रेच जो है लगभग 50 या 60 किलोमीटर कुछ लंबा स्ट्रेच है ये नदी का। इसको डिक्लेयर किया गया था विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो जो बिहार के PCS या फिर बिहार स्टेट के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मालूम होनी चाहिए। सुल्तानगंज से कहलगांव नाम के जो स्थान है उसके बीच का जो स्ट्रेच है वो ये डॉल्फिन सेंचुरी में आता है। लेटेस्ट एस्टिमेट के अनुसार इस डॉल्फिन सेंचुरी में 170 डॉल्फिन्स थी और इनका नंबर कम हुआ है। 2015 में ये नंबर 250 या 300 के बीच में कुछ था और पिछले 5 साल में कम हुआ है। तो इसका मतलब हमारे जो एफर्ट्स हैं प्रिजर्वेशन के लिए वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं पड़ रहे हैं। रिसेंटली बिहार सरकार ने एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना करी है पटना में। याद रखना, भागलपुर में नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में गंगा नदी के किनारे ये रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। तो अब इसमें डॉल्फिन पर रिसर्च होगा। और जहां तक लीगल प्रोटेक्शन की बात है तो IUCN की रेड लिस्ट में तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है डॉल्फिन। भारत के कानून के अनुसार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार ये शेड्यूल 1 में आता है, यानी कि इसका शिकार नहीं किया जा सकता, इसको मारना कानूनन अपराध है। साइटीज के अंदर अगर आप देखें तो ये अगेन अपेंडिक्स 1 में आता है, तो इसकी तस्करी नहीं करी जा सकती, इसको मार के बेचना अपराध है। अब बात करते हैं कि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को खतरा किन चीजों से है। तो देखिए, हिस्टोरिकली गंगा नदी में डॉल्फिन जो है उसे पूजनीय माना जाता है, उसे गंगा नदी का गंगा देवी का वाहन माना जाता है, इसीलिए उसको कोई मारता नहीं था ट्रेडिशनली, ठीक है ना, उसका शिकार होता था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये रही है कि मछुआरों के जाल में ये डॉल्फिन फंस जाती है। पहले भी फंसती थी तो उसे मछुआरे छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि नायलॉन नेट्स आ गए हैं और आबादी का दबाव भी बढ़ गया है, तो फिशिंग एक्टिविटी भी थोड़ी सी बढ़ी है। तो नायलॉन नेट में समस्या ये है कि उसका इको लोकेशन उसमें फेल हो जाता है। नायलॉन नेट्स को ये डॉल्फिन्स सामने देख नहीं सकती, भांप नहीं सकती, तो उसमें फंस जाती हैं और क्योंकि सांस लेने के लिए ये सरफेस पर नहीं आ सकती तो अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये नायलॉन नेट एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा कारण है शिकार यानी कि पोचिंग। तो किसी जमाने में लोग इसे पूजनीय मानते थे और इसका शिकार नहीं करते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। कई लोग इसका शिकार करते हैं इसके फ्लैश यानी कि इसके मांस के लिए, इसके फैट के लिए और इसमें जो मिलता है ऑयल उसके लिए। तीसरा कारण है नदियों में बढ़ता बोट्स का ट्रैफिक और आसपास मशीनरी। तो बोट्स में जो इंजन लगे होते हैं
उसके साउंड के कारण इनकी इकोलोकेशन एबिलिटी में कुछ परिवर्तन आते हैं, और मशीन्स के कारण एक कंटिन्यूसली जो आवाज चलती रहती है मशीन्स की, तो मशीन कई प्रकार की हो सकती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है ब्रिजेस के ऊपर, कई जगह पावर प्लांट्स हैं गंगा नदी के किनारे, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो इसके कारण इनकी इकोलोकेशन एबिलिटीज पर असर पड़ता है। तो जहां पर इंसानी गतिविधियां बढ़ी है वहां से इनकी आबादी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अगला थ्रेट है लोअर्ड वाटर लेवल्स। भारत की ज्यादातर बड़ी नदियों पे डैम बन चुके हैं, और डैम बनने के बाद जो पानी का इस्तेमाल है वो खेती के लिए, इरिगेशन के लिए किया जाता है। उसके कारण नदियों का जो नेचुरल बहाव है वो बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट गर्मियों में आप बड़ी बड़ी नदियां देखिए पूरी तरह से सूख जाती हैं, और जब नदियों में पानी का स्तर कम होता है तो डॉल्फिन पर असर आएगा, क्योंकि ये तो मिनिमम 8 फीट गहरे पानी में रहना प्रेफर करती है। फिर नदियों के बीच में सैंड बार्स आ जाते हैं, तो ये उनके नेविगेशन में प्रॉब्लम करते हैं। और फाइनली जो डैम है वो ऐसा नहीं है कि एक जगह है, आप कभी गंगा नदी पर देखिएगा कितने सारे डैम हैं, तो इन डैम के कारण ये फ्रीली एक एरिया से दूसरे एरिया में डॉल्फिन मूव नहीं कर पाती। मान लो कि ये गंगा नदी है और इसमें 4 डैम बने हुए हैं, 1 2 3 4। इन सेक्शंस को हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो पहले क्या होता था कि डैम के बिना एक डॉल्फिन डी वाले जोन से आराम से ए तक आ सकती थी, यहां पर ब्रीडिंग कर सकती थी, तो इसके कारण इनका जीन पूल इतना लिमिटेड नहीं था। लेकिन अब डैम बनने के कारण क्या है कि जो डॉल्फिन्स इस बी वाले स्ट्रेच में रह गई वो केवल इस बी वाले स्ट्रेच की डॉल्फिन्स के साथ ब्रीडिंग कर सकती है, और उसके कारण इनका जीन पूल धीरे धीरे लिमिटेड होता जा रहा है। और उसके अलावा देखिए पॉल्यूशन जैसे रीजन तो है ही, पॉल्यूशन के कारण भी डॉल्फिन्स की संख्या बहुत कम हो गई है। तो जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर डॉल्फिन्स अब देखने को मिलती ही नहीं है। जो थोड़े से कम पॉल्यूटेड एरियाज हैं नदी के, वहां पर ये डॉल्फिन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यमुना में दिल्ली से लेकर वो वाला पॉइंट जहां तक चंबल नदी नहीं मिल जाती, यमुना नदी में एक भी गैंजेटिक डॉल्फिन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब चंबल नदी यमुना में मिलती है, थोड़ा सा फ्रेश वाटर आता है, वहां पर आपको डॉल्फिन पॉपुलेशंस देखने को मिल जाएंगी। अभी हाल ही में लॉकडाउन के कारण जो इंसानी गतिविधियां कम हुई, पॉल्यूशन कम हुआ, तो उसके कारण इंडस डॉल्फिन की साइटिंग्स हुई थी ब्यास नदी में। तो साइटिंग बहुत ही रेयर है, ब्यास नदी के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और इंडस डॉल्फिन जो है वो साल में 1 या 2 ही साइटिंग होती है, एटलीस्ट न्यूज तो 1 या 2 साइटिंग की ही आती है। तो इट वॉज अ गुड साइन कि ब्यास में पॉल्यूशन कम होते ही हमें डॉल्फिन्स देखने को मिल गई। गैंजेटिक डॉल्फिन के अलावा भारत में एक और इंपॉर्टेंट डॉल्फिन स्पीशीज है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी नदी है म्यांमार में, लेकिन इरावदी डॉल्फिन भारत के एरियाज में भी मिलती है, खास करके चिल्का लेक में। तो इसके और गैंजेटिक डॉल्फिन के बीच में एक इंपॉर्टेंट फर्क है, वो आप शायद देख ही चुके होंगे, ये है इसका मुंह का शेप। तो यहाँ पर एक स्नाउट है, इसके अंदर दांत हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो इरावदी डॉल्फिन है इसका जो सर है पूरी तरह से अलग शेप का होता है। तो इरावदी डॉल्फिन का एरिया है ये जो आपको येलो में नजर आ रहा है, मेनली इरावदी नदी, और जो डेल्टा वाले एरियाज हैं बांग्लादेश, भारत के, और चिल्का झील एक इंपॉर्टेंट इसका लोकेशन है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो अगेन IUCN की रेड लिस्ट में ये भी एंडेंजर्ड है। जाते आते बिहार के भागलपुर से संबंधित एनवायरमेंट के 2 और फैक्ट्स याद रख लीजिए। ईस्टर्न इंडिया का पहला टर्टल कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा भागलपुर में, और एक गरुड़ कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बन रहा है, अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है। कंडावा डियारा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, ये भी भागलपुर में है। यहाँ पर वल्चर्स को कंजर्व किया जाएगा। तो ये 2 फैक्ट्स भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।